स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन and divisional organization and formal and informal organization। फिर हम डिफरेंस देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, उसके बाद डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड देन इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट होता है स्टेप होता है प्लानिंग होता है, उसमें हम प्लान्स बनवाते हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग के बाद जो हमारा आता है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, कि हमें उन रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस मैनर में करना है जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अकम्प्लिश हो सके। For planning to be fruitful, a number of consideration like resources that will be needed. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, किसी चीज का ट्रांसलेशन करना है, कोई टास्क अटेन करना है, वर्क फोर्स को हमें एम्पावर करना है टू अकम्प्लिश द टास्क। तो इन सबको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है जिसके अंदर क्या क्या आता है? डिजाइनिंग ऑफ रूल्स, और जो स्किल्ड पीपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप की आपस में आपके क्या रिलेशनशिप रहेंगे, उनके रोल्स, उनकी एम्बिग्यूटी, परफॉर्मेंस और ड्यूटीज। तो ये सब जो है मैनेज करते हैं। नॉट ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्टिव कॉपरेशन बिटवीन द पर्सोनल होता है जो स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, बट ऑल्सो द क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, और जिससे कि ये पता भी चलता है हमें कि हु इज द अथॉरिटी और हैविंग द अथॉरिटेटिव पावर, एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। तो मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि आपने कभी ध्यान दिया है किस चीज पे, कि जो स्कूल के सेलिब्रेशंस होते हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स की अगर हम बात करें, जो एक्टिविटी होती है पूरी की पूरी वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड की जाती है, जैसे कि फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकट कमेटी, और उसके बाद उन सभी को है सुपरवाइज किया जाता है, एक ऑफिशियल चार्ज दिया जाता है। जितने भी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप में उनके कोऑर्डिनेशन होता है। टू वेरियस टू एनेबल स्मूथ इंटरेक्शन होता है, क्लैरिटी होती है, और जिससे कि जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है इवेंट के टुवर्ड्स। तो जी जब ये सारी एक्टिविटीज मिलके अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग, एक दो तीन, तो ये सभी इस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं गोल को, तभी वो गोल अचीव होगा। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Now, organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, जो human efforts को coordinate करती है, resources को assemble करती है और integrate करती है, सभी चीजों को utilize करती है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, definition है, organizing can be defined as a process जो क्या start करती है? implementation किसकी? plans की, by clarifying jobs को clarify करके, working relationships को बता के, और इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसके बाद हमारे कुछ स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग में, तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रोसेसिंग में, कि आइडेंटिफाई करना किसको? वर्क को, और फिर उसे डिवाइड भी करना। इस वे में हम डिवाइड करेंगे उस वर्क को आइडेंटिफाई करके, कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर सके। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी चीज को, तो उससे क्या होगा? जो डुप्लीकेशन होगा वो नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी, और जो काम है वो इफेक्टिवली हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन।
इसमें क्या होता है, इसमें हम जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में, जिसे मैनेज करना क्या होता है, ईज़ी होता है, स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़। देन दोज़ एक्टिविटीज़ व्हिच आर सिमिलर, मतलब कि ग्रुपिंग करना किसी चीज़ की। कोई एक्टिविटी अगर यहाँ पे अगर ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है, तो इन 2 को एक में डाल दिया, इन 2 को एक में डाल दिया, तो ऐसे इनकी ग्रुपिंग करना, ताकि जो काम है वो इजीली हो जाए। तो सच इसमें क्या करते हैं, वे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया जो अकाउंट्स का काम करते हैं, फिर हमारा मार्केटिंग का सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पे एचआर से रिलेटेड वर्क होगा। तो ये सब कुछ क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन में आता है। और यहाँ पे हम टेरिटरी के बेस पे भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट इनके अकॉर्डिंग, या फिर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी अप्लायंसेस बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट जॉब पोजीशंस जो होती हैं वो को एलोकेट करने के लिए वेरियस एम्प्लॉयज में हम उनको ड्यूटीज असाइन करते हैं। देखो, जैसे एक बार डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट्स तो हमने डिवाइड कर दिए, लेकिन उसका चार्ज कौन लेगा, इंडिविजुअल लेगा। तो वो चार्ज लेने के लिए जो वर्क फोर्स है, जो ड्यूटीज है, वो भी तो हमें असाइन करनी पड़ेगी ना। तो जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डिंग स्किल के अकॉर्डिंग, और उनकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको ड्यूटीज असाइन करनी है। अगर सही एम्प्लॉय को, सही स्किल्स जिसके पास है, कॉम्पिटेंट है कोई एम्प्लॉय, अगर उसको हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, इफेक्टिव होती है। और जो भी एबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल में, वो हमारे नेचर ऑफ जॉब से मैच कर जाती है, और जो वर्क है वो एक वेल डिफाइंड मैनर में होता है। फिर फोर्थ है हमारा एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एलोकेटिंग वर्क, काम तो दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई, अब हमने काम डिवाइड कर दिया तो गोल्स के अचीव हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद हमें और भी स्टेप्स लेने होते हैं। हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि ऑर्डर्स किससे लेने हैं, टू whom ही इज अकाउंटेबल, की जवाब किसको देना है। राइट, सो एस्टेब्लिशमेंट होता है इन रिलेशनशिप का कि हु इज द सुपीरियर। तो हमें उसको अकाउंटेबिलिटी हमारी है कि हमने ये वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली थी, तो वी आर अकाउंटेबल। तो ये जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये टॉप टू बॉटम अथॉरिटी, और यहाँ पे बॉटम टू टॉप हो गई अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है किसका, जॉब्स का, अमंग किसके अगेंस्ट, वर्कफोर्स के अगेंस्ट। तो इससे क्या होता है, वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, जिससे कि जो हमारा काम है वो सही होता है, और रिपीटेटिव परफॉर्मेंस जो होती है उससे जो वर्कर है वो गेन एक्सपीरियंस करता है, जिससे वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे कि एक ही काम अगर हम बार बार कर रहे हैं, तो उस चीज में हम क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ के जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सेम फील्ड में काम करके अपनी अपनी फील्ड में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। सेकंड है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। इसमें हमने बताया था अभी कि भाई जो भी हमें काम मिल रहा है, जो भी हमें ड्यूटीज असाइन की गई है, हमारा सुपीरियर कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी, अकाउंटेबल किसकी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी। तो इससे क्या होता है, हमारे वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आ जाती है। हमें पता होता है कि कौन सी कम्युनिकेशन की लाइन है हमें फॉलो करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी। एक हायरार्किकल ऑर्डर बन जाता है, फिक्स होती है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल, स्पेसिफिकेशन, जिससे कि रोल्स क्लियर होते हैं और जो वेस्टेज है वो कम होती है। फिर थर्ड है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी मटेरियल का यूसेज होता है वो फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज देखता है, प्रॉपर असाइनमेंट्स ऑफ जॉब होती है स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। तो इससे क्या होता है कि हम
ट्राई करते हैं कि जो पॉसिबल बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज का हम कर सकते हैं वो कर पाए। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड किया जाता है, कंफ्यूजन को खत्म किया जाता है ताकि वेस्टेज कम हो। फिर है एडेप्टेशन टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो अलाउज करती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को कि जो भी चेंजेस हैं उनको अकोमोडेट करे। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू मॉडिफाई द रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप, इसमें अमंगस्ट मैनेजरियल लेवल टू पेव द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो इसमें इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है एंटरप्राइज में और जो है सर्वाइवल उसका बना रहता है। फिर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब होता है, ड्यूटीज होती हैं, जिससे कि क्या होता है कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन नहीं होती, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है और प्रॉपर क्या होता है एग्जीक्यूशन होता है, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम भी क्या होता है इफेक्टिव होता है। फिर है हमारा सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोना। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर। देखिए इफेक्टिव डेलीगेशन जो होता है वो अलाउ करता है मैनेजर को कि अपना जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करे, जो रूटीन जॉब्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को दे, जिससे वर्कलोड जो है उनका कम हो जाएगा। उस उसके क्या होगा, वर्कलोड कम होने से क्या होगा, उसको सोचने का, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने का थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा वो, और उसकी जो काम में डेवलपमेंट होगी, कैसे होगी, अपनी जो रेगुलर ड्यूटीज है अगर वो अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ी सी हैंड ओवर कर देता है तो उसका रिलैक्स माइंड रिलैक्स है और उसके पास इनफ टाइम है टू परफॉर्म द टास्क इन अ बेटर वे विद न्यू मेथड। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। उनको टाइम मिल जाता है, एक्सप्लोर करते हैं वो अपने एरियाज को, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। तो जो डेलीगेशन होता है वो उससे सबऑर्डिनेट की एबिलिटी भी बढ़ती है, इफेक्टिवली काम करना आता है, उसे फर्दर चैलेंजेस मिलते हैं। तो इससे क्या होता है सबऑर्डिनेट का भी और सुपीरियर का दोनों का ही क्या होता है डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ में और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज में। ये बिजनेस एंटरप्राइज को अलाउ करता है कि ऐड करे मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट लाइंस को ऐड करे, जियोग्राफिकल टेरिटरीज जो भी हैं उसको एक्सपेंड करने में हम बोल सकते हैं कि उसको हेल्प करता है, और रिमूव्स करता है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग क्रिएट्स अ good environment, suitable environment for the employees। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती ही होती है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है कोऑर्डिनेशन बनता है, तो उसमें न्यू फंक्शंस ऐड होते हैं, इससे स्ट्रक्चरल हायरार्कीज भी ऐड होती हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो स्मूथली हो पाए और वो किसको फेस कर पाए, एनवायरमेंटल चेंजेस को फेस कर पाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड, ये एक फ्रेमवर्क है विद इन द मैनेजरियल, विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग दोनों टास्क क्या किए जाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें दोनों टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। और ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप को बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, तभी तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये अलाउ करता है कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बिजनेस एंटरप्राइज, जिससे अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल। ये हमने बात कर ली है कि जरूरी होता है स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। अब जैसे टॉप टू बॉटम के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर टॉप टू बॉटम का और बॉटम टू टॉप का, तो इससे कम्युनिकेशन होता है जो कि फिर बेटर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुनीता ओपन्ड हर ओन ट्रेवल एजेंसी। तो सक्सेस क्या है उसकी, रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द एम्प्लॉयज। तो ये उसकी मेन रीजन है कि उसका जो रिलेशन है वो अच्छा है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव उसने क्या किया, सभी काम को 3 सब हेड में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था उसका ऑपरेशन, सेकंड था सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशंस जो थे उसमें ट्रैवल काउंसलर थे, रिजर्वेशन, टिकटिंग एंड कस्टमर केयर। सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपर, कैशियर। तो ये सारी चीजें डिवाइड हो गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबको अपनी अपनी लाइंस रूल्स क्लियर हो गए और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर हो गई, जिससे उसका जो भी उसका वर्क था, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सक्सेसफुल हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो 2 तरीके की होती है, फंक्शनल और डिविजनल। तो पहले हम फंक्शनल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर उसके अंडर सब काम कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और परचेजिंग डिपार्टमेंट है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। उन सबको जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए, मार्केटिंग के यहाँ पे, रिसर्च के और परचेजिंग के यहाँ पे। तो सभी जॉब्स को जो सिमिलर नेचर की होती है उनको एक ग्रुप में डिवाइड करके और उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। उनका एक ही कोऑपरेटिंग हेड होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन इनटू प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन पे ही एम्फेसाइज किया जाता है। मैन पावर का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है, एम्प्लॉयज अपना काम अच्छे से करते हैं, प्रमोट्स कंट्रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है डिपार्टमेंट में, क्योंकि इनका जो टास्क होता है वो सिमिलर होता है। इसके बाद ये इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। डुप्लीकेशन नहीं होती, डिपार्टमेंट वाइज काम होता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बना रहता है, कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजी हो जाती है क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स ही चाहिए। डिफरेंट फंक्शंस को इंश्योर करता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, लेस एम्फेसिस ओवरऑल एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से ज्यादा वो उनके अपने फंक्शनल हेड के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर सेकंड है हमारा, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कोऑर्डिनेशन में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार अराइज हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट कर रहा है कि कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाइए। सच डायमेंशंस कैन प्रूव इनटू हार्म, बट वो कुछ है जो हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं कई बार। और कई बार इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सेम स्किल्स की वजह से नैरो पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। सुटेबिलिटी क्या है, इट इज सुटेबल फॉर द साइज ऑफ इज लार्ज। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऑपरेशंस होते हैं और जिन्हें हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। फिर होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो डाइवर्स एक्टिविटीज होती हैं और जिन्हें रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और इसमें हम देख लेते हैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स होती हैं इसके अंदर। हर यूनिट का डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस के लिए, उसके पास अथॉरिटी होती है। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल, हर डिवीजन के अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। हर डिवीजन का अपना ये सारा फंक्शन होगा, लेकिन जो गोल है वो कॉमन होगा। इन अदर वर्ड्स, विद इन ईच डिवीजन द फंक्शनल स्ट्रक्चर टेंड्स, मतलब कि हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर पाएगी। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि जो डिविजनल है वो फंक्शनल से बड़ी है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो है, इसमें वेरिड स्किल्स होती हैं, डिविजनल हेड होता है और यहाँ पे अकाउंटेबल, डिविजनल हेड अकाउंटेबल होता है प्रॉफिट के लिए, रिवेन्यूज के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिवीजन सेक्शन अपने अकॉर्डिंग काम करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, न्यू डिविजन्स बनती है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं डिविजन्स ज्यादा होने की वजह से। पोस्ट इंक्रीज हो जाती है, डुप्लीकेशन कई बार हो सकती है क्योंकि बहुत सारी डिविजन्स होती है हमारे पास।
और मैनेजर्स को क्या रहती है, अथॉरिटी रहती है टू सुपरवाइज ऑल द, तो मैनेजर्स में भी क्लैशेस हो सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस में होती है, और डिविजनल स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग होती है। इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। इसमें डिफिकल्टी फिक्स करना हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें इजी होती है। जो फंक्शनल मैनेजर है वही रिपोर्ट करेगा, और इसमें मल्टीपल फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं फंक्शंस, इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस कम होते हैं, इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस थोड़े हो जाते हैं। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिफिकल्ट है और ये इजी है। इसकी सुटेबिलिटी आपको पता चली गई है कि जो एंटरप्राइजेस बहुत बड़ी होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती है, उनकी ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ डिविजनल का। अ, ये रहा, तो यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे, यस, तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर कंपनी के सेक्रेटरी और सब कुछ, एमडी, फिर डायरेक्टर ऑफशोर ऑनशोर एक्सप्लोरेशन, एचआर, यहाँ पे डायरेक्टर है, फिर इन सब की अपनी अपनी अलग है, मुंबई और ये सप्लाई बेसिस अहमदाबाद, और ये डिविजनल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू रेल की है। तो ये है आपका, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, और आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।